हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज, जुडिशरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है और वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि 1 अगस्त के आधार पर अगर हम हाईकोर्ट की जांच करें तो हाईकोर्ट में जो एवरी 10 पोस्ट हैं उसमें से हर 4 पोस्ट खाली हैं। अब जितनी सीट जो हैं, पोस्ट जो हैं वो वैकेंट होगी, उतना ही टाइम लगेगा जस्टिस मिलने में। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि कलकत्ता, इलाहाबाद और ओडिशा जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर सीट जितनी वैकेंट है वो सबसे ज़्यादा हैं। अब देखो, वैकेंट सीट होंगी तो जो जस्टिस मिलेगा उसमें टाइम लगेगा। इसी की वजह से हाई कोर्ट में जितने भी प्रेजेंट टाइम में एक्टिव केसेज हैं, जिसमें से 41% ऐसे केसेज हैं जिनमें 5 साल से लंबे समय से वो केसेज चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अंडर ट्रायल्स की जो संख्या है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट वो हाईकोर्ट है, सभी हाईकोर्ट में पहले नंबर पर है, जहां पर जजेस की संख्या सबसे ज़्यादा कम है, मतलब पोस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वैकेंट है, 69.05%। कलकत्ता हाईकोर्ट में 67.31% जो केसेज हैं वो 5 साल से ज़्यादा लंबे समय के लिए पेंडेंसी में गिरे हुए हैं। और वेस्ट बंगाल ऐसा हाईकोर्ट है, वेस्ट बंगाल का जो हाईकोर्ट है वहाँ पर जुडिशरी के लिए जो खर्चा किया जाता है वो काफ़ी कम किया जाता है पूरे कंट्री के जो हाईकोर्ट हैं उनसे कंपैरिजन करें तो। वहाँ पर हाईकोर्ट का जो एक जज है वो 26 लाख पीपल को सर्व करता है। अब देखो, एक जज के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी होगी तो रिजल्ट आने में टाइम तो लगेगा ही। यहाँ पर 2001 से 2019 के डाटा बता रखे हैं कि अंडर ट्रायल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीट वैकेंट है तो जस्टिस मिलने में देर हो रहा है, जिसकी वजह से 3.28 लाख 2019 के लास्ट तक इतने इनमेट्स हो गए हैं। ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि जल्द से जल्द जो भी जुडिशरी में वैकेंट सीट्स हैं उनको फिल करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को जो जस्टिस दिया जाता है, देखो ये बोला जाता है कि अगर आपने जस्टिस दिया लेकिन अगर उसमें ड्यूरेशन लगाई तो वो जो जस्टिस है उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो लोगों को एक मतलब उनके साथ में जो भी उनके राइट्स छीने गए, और अगर उसमें जस्टिस समय पर आ जाता है तो उनके जो राइट्स हैं उनको आप फिल कर सकते हो। एक तरीके से उनको जो भी प्रॉब्लम हुई उनको एक तरीके से बेनिफिट दे सकते हो। लेकिन अगर जस्टिस देने में देर हो रही है तो वो एक तरीके से क्राइम ही है उन लोगों के साथ में। तो ये जो भी वैकेंट सीट हैं उनको जल्दी से फिल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, फ्रंट पेज पर बिहार से रिलेटेड एक न्यूज़ है। 2016 से बिहार में लिकर को लेकर के वहाँ पर लॉ बनाया गया और उसको बैन किया गया। अब एक लिकर स्मगलर को 2016 में गिरफ्तार किया जाता है और काफ़ी लंबे समय तक ये जो लिकर स्मगलर है इसको जेल में बंद करके रखा जाता है। अब वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसने बिहार कोर्ट जज ने एक बात बोली कि आपको क्या करना है कि आपकी सोसाइटी के 5 ऐसे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन आपके गांव के, उनको 3 महीने के लिए फ्री एजुकेशन दिलवानी है, और इसमें सर्टिफिकेशन जो है वो उसके पेरेंट्स सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ऐसा आपने किया है। देखो, ये चीज़ें ये हैं कि आप किसी को पनिशमेंट भी दे रहे हो, उसके पनिशमेंट की वजह से हमारी सोसाइटी के अगर किसी सेक्शन को फ़ायदा मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, तो पनिशमेंट का इससे अच्छा जो इनिशिएटिव है वो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लॉन्च किया है। जैसे कि गाँव में, रूरल एरियाज़ में मनरेगा होता है, सेम वैसे ही अर्बन पुअर जो हैं उनको लाइवलीहुड को ऑफर देने का प्रयास किया गया है। कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने जब अपनी जॉब खो दी तो मनरेगा की तरह ही अर्बन एरियाज़ में इसी तरीके का इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट चलाए तो लोगों की जो जॉब जाने के चांसेज हैं वो काफ़ी कम हो जाते, और इसके अलावा उनके पास में एक अल्टरनेट सोर्स भी होता। कोविड के दौरान जब शहरों में लोगों की जॉब गई तो उनको गाँवों की तरफ पलायन करना पड़ा, और यही मेजर रीज़न रहा कि मनरेगा जैसी स्कीम है उसके ऊपर भी काफ़ी बर्डन क्रिएट हो गया। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसको स्टार्टिंग में कुछ एरियाज़ में, जैसे चेन्नई के जो 2 जोन हैं उसमें, इसके अलावा जो 37 डिस्ट्रिक्ट के टाउन जो पंचायत हैं, एक टाउन पंचायत में, इसके अलावा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ 7 रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इस एरियाज़ में शुरुआत में इन एरियाज़ में इनको
वर्क किया जाएगा और धीरे धीरे फिर इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। इस आर्टिकल में बोला गया है कि तमिलनाडु में जो है वो जनसंख्या धीरे धीरे शहरों की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। 2036 अगर हम बात करें तो वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 60% जो है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ बढ़ जाएगी और प्रेजेंट टाइम में टोटल पॉपुलेशन का 53% जो है वो अर्बन एरियाज़ में रह रही है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टाइम में पायलट स्कीम के अकॉर्डिंग इसको शुरू किया गया है। पायलट स्कीम क्या होता है कि किसी कुछ एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट की जांच की जाती है। अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उसको और चीज़ें उसमें बेहतरीन सुधार के साथ में उसको अदर एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस ऑब्जेक्टिव का, इस प्रोग्राम का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि कोविड पैंडेमिक जैसी परेशानी आई उस समय आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन की जो कमेटी बनी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इस तरीके की जो लोगों ने जॉब खोई है उनको, उन अर्बन पुअर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम लॉन्च किए जाने चाहिए। तो थाउजेंड्स की संख्या में लोगों ने जब जॉब खोई तो इस तरीके का डिस्कशन किया गया कि इस तरीके की जो परेशानी है उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है और आगे अगर हमें इस तरीके के कोई पैंडेमिक फेस करने पड़े तो लोगों को शहरों की तरफ से वापस गाँव की तरफ ना जाना पड़े। देखो उस माइग्रेशन की वजह से ना सिर्फ हमारा जो इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट हुआ बल्कि जो पैंडेमिक है उसके भी केसेज की संख्या बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेज हो गए थे। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2016 में जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है क्रीमीलेयर को लेकर के, ओबीसी में जो क्रीमीलेयर वेरिफिकेशन है उसको लेकर के। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी आपने नोटिफिकेशन जारी किया था उसको नलिफाइड कीजिए और अदर एरियाज़ के आधार पर। देखो जो हरियाणा है उसने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर क्रीमीलेयर डिसाइड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपको क्रीमीलेयर डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको अदर एरियाज जैसे एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सोशल एडवांसमेंट, हायर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोटा एलिजिबिलिटी के लिए। तो अगर आपको क्रीमीलेयर डिसाइड करना है तो ये सारी चीज़ें अगर सिर्फ और सिर्फ आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर डिसाइड करते हो तो 1992 में जो इंदिरा साहनी केस में रिजल्ट आया वो उसको वायलेट करने की कोशिश करता है। मतलब सिर्फ पैसे के आधार पर आपकी इनकम 6 लाख है तो आप उसको क्रीमीलेयर में डिसाइड नहीं कर सकते हो। क्रीमीलेयर डिसाइड करने के लिए पहले भी बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो ओबीसी के लिए नोटिफिकेशन निकला उसमें बताया गया है कि जॉब की जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी क्रीमीलेयर डिसाइड होता है। तो हरियाणा को दोबारा से इसके बारे में नोटिफिकेशन, ताकि जॉब में जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है वो इजीली अवेलेबल हो पाए और लोगों को इसके बारे में अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट हो पाए कि किस तरीके से क्रीमीलेयर का जो वेरिफिकेशन होता है, किस तरीके से क्रीमीलेयर का जो डाइवर्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट न्यूज है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। वहाँ की जो भी पार्टीज़ हैं वो आपस में मिल करके उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया था। उनका मेजर काम यही है कि जो आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया उसको दोबारा से रिस्टोर करवाया जा सके। यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो दिखाता है कि अफ़गानिस्तान से जो लोग, सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ से आ रहे हैं तो वो अपने साथ में गुरु ग्रंथ साहिब को भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो भी ट्रेडिशन है, जो भी उनका कल्चर है, शायद वहाँ पर सेव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो दिल्ली जो गवर्नमेंट है उससे हाई कोर्ट ने पूछा है कि आपको जो भी लिकर शॉप्स हैं, इसके अलावा जो भी बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जो सर्विंग अल्कोहल होती है उसमें गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड के द्वारा जो भी एज है, मतलब जो भी मैंडेटरी एज है उसको चेक करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि समय के अकॉर्डिंग एज के, कम एज के जो लोग हैं वो यहाँ पर बार में वर्क करते हैं और जो भी मतलब अल्कोहल सर्विंग जैसा प्रोसीजर जो है वो कम एज के लोगों से करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट इसके बारे में जानकारी हासिल करे और जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको सामने लेकर के आए जुडिशरी के सामने। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली जल बोर्ड को लेकर के। दिल्ली जल बोर्ड को कि काफ़ी लंबे समय से इसकी इसकी ऑडिट नहीं हुई है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया गया है एक पिटीशन फाइल करने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि दिल्ली जल बोर्ड की आपको ऑडिट समय के साथ में, समय के अकॉर्डिंग इसकी करने की आवश्यकता है। अब देखो
यहाँ पर कैग के बारे में बात की गई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। ये कैग जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी जो पब्लिक पर्स है उसके चीफ गार्जियन के रूप में कैग काम करता है। अगर आप इसके ऑफिस की बात करोगे कब से ये एग्जिस्टेंस में है, तो 1858 के समय में शुरुआती समय में इसको लाया गया था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो ब्रिटेन रख सकी। 1860 में सर एडवर्ड जो ड्रुमोंड हैं उनको पहला ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया। समय के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस होते रहे और फिर 1949 में इसका नाम चेंज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को एक पोस्ट क्रिएट की और उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन कैग की ब्रिटेन कैग से, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर पैसा खर्च होने के बाद में जो कैग है वो उसकी जांच करता है, लेकिन ब्रिटेन में जो कैग है वो पहले अपना अप्रूवमेंट देता है, उसके बाद में ही पैसा खर्च किया जाता है। इंडिया में जो कैग है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, लेकिन जो ब्रिटेन में जो कैग है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है। हाउस ऑफ कॉमन वहाँ का लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है। अब कैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कुछ शेड्यूल्स में इसके बारे में बता रखा है। आर्टिकल 148 जो है वो कैग की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 149 जो है वो कैग की जो भी पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 150, 151, 279 भी कैग से रिलेटेड हैं। थर्ड शेड्यूल में इसके बारे में बता रखा है कि कैग को जो भी ओथ लेनी है उसके बारे में थर्ड शेड्यूल की में बता रखा है। ओके, तो ये कैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स की आप बात करें तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैग से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से जो पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में उसमें बता रखा है कैग के बारे में। तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो आर्टिकल हैं, कौन कौन से शेड्यूल जो हैं वो कैग को डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ देखिए, देखो अभी हैवी रेन होने की वजह से जो दिल्ली है वहाँ पर वाटर लॉगिंग की काफ़ी बड़ी समस्या हुई, तो वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने बोला है कि हम एक ड्रेनेज मास्टर्स प्लान के ऊपर वर्क कर रहे हैं और जैसे ही इसके ऊपर कंप्लीट वर्क होएगा हमारा जो दिल्ली है उसमें वाटर लॉगिंग की कोई भी समस्या नहीं होगी। हम मतलब देखो वाटर को जब तक आप उसकी एग्जिस्टेंस अच्छे से निर्धारित नहीं करोगे, इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो अर्बन एरियाज़ में काफ़ी कॉमन है। इसके लिए क्या करना है कि अर्बन एरियाज़ को इस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है कि इस तरीके की जो समस्या है वो क्रिएट हो ही ना। यहाँ पर वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो संजय वन लेक है वहाँ पर देखो जो डर्टी वाटर है उसको फिल्टर करने के लिए फ्लोटिंग राफ्टर्स लगाया गया है, ताकि इस वजह से जो भी डर्टी वाटर्स हैं उसको फिल्टर किया जा सके। और जब डर्टी वाटर नहीं रहेगा, क्लीन वाटर होएगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टूरिज्म को भी बढ़ाया जा सकता है। और जब टूरिज्म बढ़ेगा तो लोकल एरिया में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे और इसके अलावा गवर्नमेंट को यहाँ पर से रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो एनसीईआरटी एक नया चेंजेस लेकर के आने वाली है। उन्होंने बोला है कि क्लास फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं उनमें 12 वीक प्ले बेस्ड टीचिंग मॉड्यूल स्टार्ट किया जाएगा। एनसीईआरटी चाहती है कि पेंडेमिक के बाद में ये सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और देखो जो नए बच्चे आएंगे उनमें न्यूमरेसी और जो नई चीज़ें बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी का फाउंडेशन बिल्ड करना ही इसका लक्ष्य है कि एक साल में जब क्लास फर्स्ट में बच्चा आए तो उसमें सिर्फ खेल खेल के दौरान उसमें सारी चीज़ें उसको सिखाई जाएं और उसमें एक जिज्ञासा क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो, क्योंकि जब क्यूरियोसिटी होगी तो बच्चा अपने समय के अकॉर्डिंग सब कुछ सीख लेगा। इसका टारगेट ये भी है कि जो बच्चे हैं उनको गुड हेल्थ हो और वेल बीइंग उनकी मेंटेन हो सके। इसके अलावा फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, सेफ्टी, हाइजीन, सैनिटाइजेशन, इनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। अब इस मॉड्यूल में जो डिटेल्ड प्लान्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़, गेम्स,
ये जो सब कुछ इसमें इंटीग्रेशन किया जाएगा, स्टोरी टेलिंग जो टूल्स किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो 3 डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाएगा। इसका नाम रखा गया है कि विद्या प्रवेश मॉड्यूल। ये जो विद्या प्रवेश मॉड्यूल है वो ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें गैप आ गया है उसको ब्रिज करने के लिए ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये बोला जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पर उन प्राइवेट प्री स्कूल्स में 80 to 90% इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है। मतलब प्ले बेस्ड जो पेडागोगी है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस ही नहीं है, सीधा ही बच्चे को पढ़ाया जाता है, प्ले से उनको कनेक्ट नहीं किया जाता है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पर ये बताया गया है कि मोदी और पुतिन, हमारे जो पीएम है मिस्टर मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन, उन्होंने डिस्कस किया अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर के। इसके अलावा जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर्स हैं उनमें भी डिस्कशन हुआ, वर्चुअली मीटिंग हुई कि किस तरीके से हम टेररिज्म को कॉम्बैट कर सकते हैं। आने वाले समय में ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी जिसको इंडिया चेयर करने वाला है उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन होएगा। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि चाइना, पाकिस्तान, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये बहुत सारे एरिया ये हैं जो कोशिश अगर करें तो अफगानिस्तान में मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि इंडिया ने जो है अपनी एम्बेसी को वहाँ से कम्प्लीटली, हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेटिक पर्सनल, उन सबको इवैक्यूएट कर लिया है, लेकिन उसकी जगह चाइना, रशिया और पाकिस्तान जो है कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी भी अपनी एम्बेसीज को अफगानिस्तान में ओपन कर रखा है। तो ये इंडिया के लिए काउंटर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है और हमें पहले भी हमारे जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उन्होंने ये रिकमेंडेशन की थी कि हमारे कुछ ऐसे चूजी ऑफिसर्स वहाँ पर रहे जो तालिबान के ऊपर नज़र बना के रखें कि तालिबान जिस तरीके से बोल रहा है, इस बार तालिबान ने ये भी सबसे एक तरीके से बोला है कि जो भी राइट्स हैं लोगों के उनको सेव किया जाएगा। तो जब तक तालिबान के ऊपर इन बातों को ध्यान से नहीं देखा जाएगा तब तक तालिबान की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। देखो, रशिया, चाइना और इंडिया अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में ये कंट्रीज सिचुएटेड हैं, तो ना सिर्फ यहाँ पर हम टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं बल्कि इसकी वजह से जो अदर रीजनल एरियाज़ हैं उनमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। इस आर्टिकल में यही बोला गया है, नेक्स्ट ये आर्टिकल है कि अफगानिस्तान में जो क्राइसिस है उसमें ये आशा की जा सकती है कि जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरीके का कोई भी चैलेंज इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, पपुआ न्यू गिनिया, इन्होंने इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया है, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। तो इसकी लोकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर देखिए, पपुआ न्यू गिनी जो कंट्री है, ये देखिए ओशियाना जो एरिया है, यहाँ पर ये पपुआ न्यू गिनी एरिया है, ये कंट्री है, यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। और ये यहाँ पर इंडोनेशिया है, मतलब उसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, पैसिफिक ओशियन में इसकी एग्जिस्टेंस है। इस तरीके से जब भी आप कोई नया नाम सुनते हो तो उसकी लोकेशन देखना, आपको मैप व्यू करना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में बता रखा है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो दर है, पेस जो है वो फास्टर हो गई है। कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा जो डोजेज हैं वो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। यहाँ पर बोला गया है कि पहली बार प्राइवेट सेक्टर से ग्रेनेड बनाए हैं, हैंड ग्रेनेड, और वो हमारी आर्मी को सौंपे हैं। ये नागपुर बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने, ये जो कंपनी है उन्होंने इस तरीके के हैंड ग्रेनेड तैयार किए। नेक्स्ट न्यूज, रशिया और इंडिया के बीच में 2018 से ये एग्रीमेंट चल रहा है कि S-400 जो भी टेक्निक है वो इंडिया को सौंपी जाएगी। डिफेंस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया ओवर $15 बिलियन बिकॉज ऑफ सम बिग टिकट डिफेंस डील्स। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जल्द ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो डील है वो इंडिया को सौंप दी जाएगी। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूएस उन कंट्रीज़ के ऊपर सेक्शन लगाता है जिनके यूएस के साथ में रिलेशन अच्छे हैं, और वो कार्सा एक्ट के तहत काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट,
इसमें जो यूएस है उन कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा, लेकिन इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, क्योंकि इंडिया के जो यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं। यूएस कोशिश करता है कि रशिया को इस तरीके से काउंटर किया जा सके, लेकिन इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट पहली बार ही आ गया है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने फर्मली ये बात बोलती है कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फर्मली वर्क करेंगे, और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हमारी इंडिया की एयर डिफेंस को, इसके अलावा जो हमारी इंडिया की सिक्योरिटी है उसको काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो अब देखना होगा कि यूएस इसके ऊपर क्या रिजल्ट लेकर के आता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देखिए, देखो श्रीलंका के एक एडवोकेट ऑफ लिबरलिज्म समरवीरा, मंगला समरवीरा, इनकी डेथ हो गई है, और ये श्रीलंका के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे। कोविड-19 की ट्रीटमेंट के दौरान इनकी डेथ हो गई। इन्होंने लिबरलिज्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया था। ओके, यहाँ पर ये बोला गया है कि G7 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि तालिबान को जो भी सेफ पासेज है उसको गारंटीड करना चाहिए, मतलब यहाँ से जो भी लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनको गारंटेड तालिबान यहाँ से जाना दे, और उनकी सेफ तरीके से लोग वहाँ से जा सके, ये भी प्रोक्योर करे तालिबान। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।